हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं देविका भलोटिया और स्वागत है आपका अंडरस्टैंडिंग स्टडी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवेशों के बारे में, जिसका हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, उसका बचा हुआ पार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी आवेश क्या होता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं और आवेश के द्वारा आवेशन किसी वस्तु में कैसे लाया जा सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ को चार्जिंग कैसे किया जाता है। उनके हमारे 3 टाइप्स थे, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा, कंडक्शन चालन के द्वारा और इंडक्शन यानी कि प्रेरण के द्वारा। इनके बारे में हमने बात की थी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवेशन के कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स हैं, यानी कि चार्जिंग के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, और आवेशों को मापने के लिए जिन जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है उनमें से ही एक है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि विद्युतदर्शी। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो है आवेश का क्या मात्रक होता है, आवेशों के गुणधर्म, जिसमें 4 नियम हैं हमारे। एडिटिविटी यानी कि योज्यता, दूसरा है इनवेरियंस यानी कि निश्चलता, कंजर्वेशन संरक्षण, और क्वांटाइजेशन यानी कि क्वांटीकरण का नियम। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है वो हम बात कर रहे हैं कि चार्जिंग के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी कि ध्यान देने योग्य पॉइंट्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ना 2 समान आकार के 2 धात्विक गोले ले लें, जिसमें से मैंने एक धात्विक गोले को क्या किया, धनावेश दे दिया, और उतनी ही मात्रा में जितना मैंने धनावेश दिया उतनी ही मात्रा में दूसरे धात्विक गोले को मैं ऋणावेश दे दूंगी। अब जब इनमें जो है आवेशन होगा, ठीक है, जब हम इसमें चार्जिंग की प्रोसेस करवाएंगे, आवेशन करवाएंगे, तो क्या होगा, ऋणावेश जो गोला है उसका द्रव्यमान क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ऋणावेश गोले का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जबकि धनावेश गोले का द्रव्यमान जो है वो घट जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम आवेशन इन दोनों में करवाते हैं तो ऋणावेश गोला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसके कारण इसका द्रव्यमान जो होता है वो बढ़ जाता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या करता है, घट जाता है। इसी के कारण ये प्रोसेस होती है। ठीक है, नंबर जो 2 हमारा पॉइंट है वो है कि अगर हमें किसी भी प्रोसेस में, यानी कि हमारे विद्युतीकरण की जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें उसकी जांच करनी है कि कोई जो वस्तु है उसमें चार्जिंग का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसमें जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका जो है हम अध्ययन किसके द्वारा करेंगे, प्रतिकर्षण के द्वारा हम करेंगे, ना कि आकर्षण के द्वारा करेंगे। यानी कि इसमें ऐसा इसलिए होता है कि एक जो है, तो क्या इसका एक एग्जाम्पल ये है, पॉइंट इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास एक आवेशित वस्तु है तो वो आवेशित वस्तु भी क्या कर सकती है, एक अनावेशित वस्तु को अट्रैक्ट कर सकती है। अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु आकर्षित कर सकती है। इसीलिए हम विद्युतीकरण की जब प्रक्रिया होती है, या फिर हमने जो प्रोसेस किया था कांच की छड़ वाला, उसमें क्या किया था कि हमने विद्युत को उत्पन्न करवाया था, चार्ज का हमने फ्लो करवाया था, तो उसमें क्या होता है कि उसकी चेकिंग करने के लिए हमें क्या करना है, प्रतिकर्षण का उपयोग करना है, ना कि आकर्षण का। क्योंकि आकर्षण में क्या होगा, एक आवेशित वस्तु तो वो अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रतिकर्षण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आवेशित और अनावेशित वस्तु में हम इसका पता नहीं लगा सकते आकर्षण के द्वारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि विद्युतीकरण का जो सही परीक्षण है प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण, क्योंकि हमारी एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है। इतना सा ही सिंपल सा पॉइंट है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। ठीक है, नंबर 3 जो पॉइंट है कि हमारी जो एक्स रेज होती हैं, एक्स किरणें, यानी कि जिनकी तरंगदैर्घ्य जो है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती हैं, वो किरणें, वो विद्युत चुंबकीय किरणें एक्स रेज कहलाती हैं। तो मेरी जो एक्स रेज होती हैं, एक्स किरणें, वो जब एक धातु की सतह पर गिरती हैं, जब ये एक्स रेज एक धातु की सतह पर गिरती हैं, तो क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि जब एक्स रेज धातु की सतह पर आपतित होती हैं तो धातु की सतह जो है वो धनावेशित हो जाती है।
ठीक है, धातु की सतह धनावेशित हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देती है। ठीक है, नंबर 4 जो पॉइंट है हमारा वो है कि आवेशों का संसूचन, यानी कि किसी भी वस्तु में हमारा आवेश का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको जो है मापने के लिए भी यंत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक है हमारा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, यानी कि एक इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। फिर है हमारा एक नॉर्मल इलेक्ट्रोस्कोप अलग है। ये तो है स्वर्ण पत्र, जिसमें क्या होता है, सोने की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये गोल्ड इसमें काम में आता है। और एक है इलेक्ट्रोस्कोप और फिर जो तीसरा है वो हमारा वोल्टमीटर है एंड एक जो है हमारा धारामापी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि आवेशों का संसूचन के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। एक तो होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, वोल्टमीटर और धारामापी के द्वारा हम आवेशों का संसूचन ज्ञात कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक आवेशित वस्तु भी अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है, तो उसका जो रीजन क्या है, एक एग्जाम्पल है कि होता क्या है कि हमने बालों में कंघी रगड़ते हैं हम, तो जब हम उस कंघी को, जो कि मैंने बाल पे रगड़ी हुई है, जब मैं उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाती हूँ, तो कंघी क्या करती है, कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि यह आवेशित वस्तु है जो कि कागज जो अनावेशित है उसको भी आकर्षित कर सकती हैं। इसीलिए हम आवेशन में प्रतिकर्षण का सहारा लेते हैं, आकर्षण का सहारा नहीं लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब मैंने मान लीजिए ये 2 गोले बना लिए हैं, ठीक है, जिसमें से एक मेरा आवेशित है और एक मेरा अनावेशित है, तो ये मैं अनावेशित मान लेती हूँ और ये मेरा आवेशित मान लेती हूँ। तो जब क्या करते हैं हम कि एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट में ले जाते हैं या संपर्क में ले जाते हैं, तो क्या होता है, अनावेशित वस्तु जो है वो आवेशित वस्तु का दोनों जो है आवेश जो है ग्रहण करता है। यानी कि अनावेशित वस्तु के पास में जो आवेशित सिरा है, वह सिरा तो क्या कर लेगा, आवेशित वस्तु का अपोजिट जो है आवेश को ग्रहण कर लेगा। यानी कि आवेशित वस्तु में मेरे मान लिया ये धनावेशित है और ये मेरी अनावेशित है, तो अनावेशित वस्तु में धनावेशित सिरे के पास वाला जो सिरा है वो तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है ग्रहण कर लेगा, जबकि इसका जो दूर वाला सिरा है जहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर लेगा। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत दूर चले जाएंगे, दूर दूर सिरे हैं, इसीलिए इनमें जो है कोई भी क्रिया नहीं होगी। इसीलिए हमने कहा है कि एक आवेशित वस्तु भी अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती हैं, जिसका एग्जाम्पल है कि बालों में रगड़ी हुई कंघी को यदि हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाते हैं तो कंघी का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्कोप आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारा एक कांच का जार होता है, तो ये मैं यहाँ पर कांच का जार बना देती हूँ। ठीक है, ये कांच का जार है जिसमें क्या है, एक कॉर्क है हमारी। ठीक है, कॉर्क से जो ढक्कन होता है लकड़ी का, ये मान लीजिए ढक्कन है। ठीक है, तो क्या होता है कि सर्वप्रथम विद्युतदर्शी में एक कांच का जार होता है जिसमें एक धात्विक छड़ जो है ऊर्ध्वाधर लगी होती है। ठीक है, तो मैं ये धातु की छड़ भी बना देती हूँ। ये मेरी अंदर तक एक धातु की जो है छड़ आ चुकी है। ठीक है, आप इसे सीधा बनाइएगा प्लीज। ठीक है, अब क्या होता है, इस धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी, यानी कि ये सीधी खड़ी है। ठीक है, सीधी, ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधी खड़ी होती है। फिर हमने क्या किया कि धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक डिस्क लगी हुई है। ठीक है, तथा इस धात्विक छड़ के निचले सिरे पर जो है 2 स्वर्ण पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 2 स्वर्ण पत्तियां लगी हुई हैं मेरी। ठीक है, यहाँ पर इनको बांधने के लिए होता है। ठीक है, तो ये मेरी 2 स्वर्ण पत्तियां हो गई, गोल्ड लीव्स हो गई। ठीक है, ये इसका एक अपरेटस है कि सर्वप्रथम एक कांच का जार होता है जिस पर एक छड़ जो है धात्विक छड़ वो ऊर्ध्वाधर लगी हुई होती है।
ये मेरे यहाँ पर धात्विक छड़ हो गई। फिर जिसके ऊपरी सिरे पर एक धात्विक डिस्क होती है और निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्तियां हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब मैं इस विद्युतदर्शी के पास में कोई ऐसी वस्तु लाती हूं जो कि आवेशित होती है, ठीक है, चाहे कोई सा भी चार्ज हो, मान ले सकते हैं। तो जब मैं इसके पास में कोई आवेशित वस्तु लेकर आती हूँ, ये देखिए मैंने क्या किया, इसके सामने मैं इसके पास में जब एक आवेशित वस्तु लेकर आती हूँ तो होता क्या है, इसमें जो स्वर्ण पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, धात्विक जो मैं आवेशित वस्तु लेकर आई हूँ उससे क्या होता है, आवेश जो है स्वर्ण पत्तियों में इस धात्विक छड़ के द्वारा जो है स्थानांतरित हो जाता है और इन दोनों स्वर्ण पत्तियों में धनावेश ही आता है, प्लस चार्ज। तो ये दोनों पत्तियां क्या करती हैं, धनावेशित होने के कारण प्रतिकर्षित होती हैं और ये फैल जाती हैं, यानी कि सीधी अभी जैसे हैं वैसे फैल जाती हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा जो एपरेटस है इलेक्ट्रोस्कोप का वो पहले से ही आवेशित है, मान लीजिए ये पहले से ही यहाँ पर मेरा इसमें प्लस चार्ज है इस पर, ठीक है, ये पहले से ही आवेशित है और मैं इसके पास में दूसरी एक आवेशित वस्तु लाती हूँ। ठीक है, तो यदि मेरे विद्युतदर्शी में आवेशित वस्तु का समान आवेश होगा, यानी कि इस आवेशित वस्तु में भी धनावेश होगा, तो क्या होगा, यह पत्तियां जो है वो फैल जाएगी प्रतिकर्षण के कारण। और अगर मैं यहाँ पर इसके पास में ऋणावेश लेकर आती हूँ तो इसमें क्या होता है, ऋणावेश आ जाता है और ये पत्तियां जो है वो आकर्षित होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, अब इसकी जो समरी है वो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। देखिए सुनिए कि चित्रानुसार आपको वो जो है डायग्राम वो बनाना है, अच्छे से बनाना है, इसमें आपको कॉर्क भी दर्शाना है। ठीक है, एक एक जो आपका एपरेटस है, जो भी आपने वस्तुएं काम में लिया आपने उन सबको दर्शाना है। अब ये क्या है, एक सतह पर लगी हुई है, भूसंपर्कित है ये। ठीक है, ये सतह हो गई मेरी, तो ये यहाँ पर भूसंपर्कित भी हो गई। ठीक है, बुक में आपको कहीं पे भी आपके इसमें अच्छे से डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो समरी आप देखिए कि चित्रानुसार एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का जार होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक धात्विक छड़ जो होती है वो ऊर्ध्वाधर लगी हुई रहती है और इसके ऊपरी सिरे पर, धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक डिस्क होती है तथा इसके निचले सिरे पर जो है दो स्वर्ण पत्तियां जो है वो लगी हुई होती हैं। ठीक है, जब मैं किसी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के निकट लेकर आती हूँ, संपर्क में लाती हूँ, तो कुछ आवेश जो है स्वर्ण पत्तियों में स्थानांतरित हो जाता है और प्रतिकर्षण के कारण पत्तियां जो हैं वो फैल जाती हैं और पत्तियों का फैलाव जो है इस संपर्कित बिंदु पर आवेश की मात्रा के बारे में हमें जानकारी देता है। अब क्या हुआ कि यदि किसी आवेशित वस्तु को पहले से ही आवेशित, ये जो है पहले से ही आवेशित हो, तो पहले से ही आवेशित किसी विद्युतदर्शी के समीप लाते हैं तथा यदि विद्युतदर्शी पर उपस्थित आवेश वस्तु पर उपस्थित आवेश की समान प्रकृति का होता है, समान होता है, तो पत्तियां और अधिक फैल जाती हैं। पत्तियां ये जो फैली हुई हैं वो और ज्यादा मेरी फैल जाएगी। और यदि पहले से ही आवेशित विद्युतदर्शी और आवेशित वस्तु में विपरीत आवेश होता है, तो पत्तियां क्या होती हैं, पहले की बजाय फैलने की बजाय जो है वो सिकुड़ जाती हैं। यही इसकी समरी हो गई। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हमारे आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए इसमें हमारा धारा उपयोग में आने वाला है। तो क्या है कि धारा को एसआई पद्धति में मूल मात्रक माना गया है। मूल मात्रक जो हमारे 7 मूल मात्रक हैं उसमें से धारा एक मूल मात्रक है। इस पे मैंने मूल मात्रकों पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है,
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आराम से उसको जाके पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ में आएगा, फुल वीडियोस पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए धारा की जो है हमारी परिभाषा क्या होती है, विद्युत धारा की परिभाषा कि समय के साथ में आवेश प्रवाह की दर को, समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, समय के साथ आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए कहीं भी अगर दर शब्द उपयोग में आता है तो उसके लिए हम बटे हुए में टी का उपयोग करते हैं, दर यानी कि समय जिसमें आएगा। ठीक है, तो समय के साथ में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो आई यानी कि विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर के लिए बटे हुए में टी। ठीक है, तो आई यानी कि धारा, क्यू यानी आवेश और टी यानी समय। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब धारा को मैं एम्पियर में मापती हूँ। ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्यू का आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, इसका हम मात्रक जो है अब निकालेंगे, सॉरी आवेश को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आवेश को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और टी जो है हम सेकंड में मापते हैं। ठीक है, तो देखिए कूलाम इज इक्वल टू मेरा क्या आता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर डॉट का यूज किया जाएगा। ठीक है, इंटू का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, एम्पियर डॉट सेकेंड यानी कि एम्पियर को सेकेंड से गुणा कर दो। जो भी हमारे क्वेश्चन है कि एक एपरेटस है जिसमें इतनी धारा बह रही है इतने समय में, तो जो है कूलाम जो है इसका मान ज्ञात कीजिए आवेश का, तो हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारे पास आवेश का मात्रक आ चुका है, कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर डॉट सेकेंड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि आवेश की विमा, आवेश की विमा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए विमा के लिए हम एम एल टी का यूज करते हैं। ठीक है, एम यानी कि मेरा हो गया मास यानी कि द्रव्यमान, एल लेंथ हो गई, टी मेरा समय हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, एम यानी कि द्रव्यमान मेरा कुछ भी नहीं है तो शून्य आएगा, लेंथ मेरी कुछ भी नहीं है, लंबाई नहीं है तो शून्य आएगा, टी समय है मेरे पास। अब समय जो है वो बटे हुए में है। ठीक है, सॉरी समय यहाँ पर गुणा में है, गुणा में है, बटे हुए में तो यहाँ था, यहाँ पर हमें गुणा में है। तो मैंने क्या किया, टी बाई टी की पावर 1 और एम्पियर मेरा एक अलग से जुड़ गया तो इसलिए ए की पावर 1। ठीक है, अगर यहाँ पर सेकंड स्क्वायर होता तो मैं टी के लिए 2 यूज करती, एम्पियर के लिए भी अगर 2, 3 जो भी होता तो मैं यहाँ पर उसकी विमा लगाती। ठीक है, तो इसकी विमा भी हो गई मेरी M0 L0 T1 A1। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया, ये हमारी विमा हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए कूलाम जो है एक बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे छोटे मात्रकों में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि एक माइक्रो कूलाम, एक माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो एक माइक्रो कूलाम का, माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6, तो 10 to the power -6 कूलाम। एक होता है एक नैनो कूलाम, नैनो के लिए 10 to the power -9। ठीक है, 10 to the power -9 कूलाम। एक होता है एक पिको कूलाम। ठीक है, तो 10 to the power -12 कूलाम। ठीक है, अब जहां पर एक, यहाँ पर 2 जो है हमारे जीके के क्वेश्चन हम मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि आवेश का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का क्या मात्रक होता है, तो आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलाम, इसे हम स्टेट कूलाम कहते हैं, या फिर मैं इसे कह सकती हूँ फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन। ओके, तो आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। तो देखिए मेरा जो एक कूलाम है वो कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है, वो होता है 3 × 10 to the power 9 स्टेट कूलाम के बराबर। ठीक है, 3 × 10 to the power 9। सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है, देखिए आवेश का अन्य मात्रक भी है, बहुत सारे मात्रक मतलब होते हैं, तो आवेश के अन्य मात्रक में से एक है हमारा फैराडे। फैराडे है, फैरड नहीं है, फैराडे है हमारे पास, फैराडे। ठीक है, तो एक फैराडे जो होता है उसमें कितने कूलाम होते हैं, तो एक फैराडे जो होता है वो मेरा 96,500 कूलाम के बराबर होता है।
जी हाँ, 96,500 कूलॉम के बराबर होता है मेरा एक फैराडे। ओके, अब हम बात करेंगे, हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा कि आवेशों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस यानी कि गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है एडिटिविटी, यानी कि आवेशों की योज्यता का नियम। योज्यता का नियम, ठीक है। एडिटिविटी, एडिटिविटी यानी कि ऐड करने से हमें पता चल रहा है, ठीक है, यानी कि जोड़ना। तो देखिए, आवेश जो है मेरे पास एक अदिश राशि है। यहाँ पर आवेश जो है वह अदिश राशि है। यह जो है आपके क्लास 11th से रिलेटेड है। अगर आपको अदिश और सदिश के बारे में एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगी, वो भी शॉर्ट में बनाऊंगी। फिर आएगा हमारे पास कि आवेश जो है एक अदिश राशि है और एक विद्युत आवेश जो होता है वो योगात्मक होता है। यानी कि मैं कहूँ कि मेरे एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मेरे पास बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। तो मुझे इस निकाय में, ठीक है, निकाय है इसे मैं ग्रुप आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, हिंदी में इसे निकाय कहते हैं, ठीक है। तो एक निकाय है जिसमें मुझे कुल आवेश का मान का बताना है। तो मैं क्या करूंगी, इन सारे आवेशों को जोड़ दूंगी, प्लस माइनस को, इन सबको क्या करूंगी, मैं जोड़ दूंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं इन सब का योग करूंगी और आवेशों का जो मेरा योग होगा, आवेशों का जो योग होगा वो होगा मेरा बीजगणितीय प्रकार का, ठीक है, बीजगणितीय। इसमें हम प्लस चार्ज को और माइनस चार्ज का योग जो है उसी प्रकार करते हैं जैसा कि हम वास्तविक संख्याओं का करते हैं, वास्तविक संख्या जैसे कि हम गणित में करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि आवेशों का योग करते समय आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, चार्ज जो है, चिन्ह जो है ना प्लस और माइनस का, उससे आपका विशेष तौर पर उस पर ध्यान देना होगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, मेरे पास है +3 प्लस -4q। 1 मिनट, अच्छे से समझाती हूँ। ये मेरे पास एक निकाय है जिसमें से मेरे पास एक +3q आवेश है, एक है -4q आवेश और एक है 5q आवेश, ठीक है। ये 3 आवेशों का ही समूह समझ लो। तो मुझे क्या करना है, इस निकाय पर टोटल जो है आवेश ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगी, उस टोटल आवेश के लिए मैं +3q फिर प्लस -4q एंड +5q, ठीक है। अब क्या किया, देखिए चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या होगा, +3q का ऐसा ही आ जाएगा, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो -4q एंड +5q, ठीक है। प्लस की संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो +3q और +5q कितना होगा, +8q एंड माइनस का 4q। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 में से 4 गए तो 4 और 4q मेरा पास इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, मेरे पास 4q आंसर आ चुका है। तो देखिए इसमें हमें इसी बात का ध्यान रखना है। विद्युत आवेश योगात्मक होता है, किसी भी निकाय पर कुल आवेश का जो मान है उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ ले इसमें आप क्या लिखोगे कि विद्युत आवेश योगात्मक होता है, यह एक अदिश राशि है और किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का जो मान है उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि विद्युत आवेशों की निश्चरता का नियम। विद्युत आवेशों की निश्चरता का नियम, इसे हम कहते हैं इनवेरियंस, ओके। तो निश्चरता का नियम, तो देखिए कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वह परिवर्तित नहीं होता है, जब चाहे हमारी वस्तु की और प्रेक्षण की चाल जो भी हो। यानी कि सीधे साधे शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि किसी भी कण पर आवेश के वेग पर निर्भर नहीं
करता है। कि किसी भी कण पर आवेश आवेशों के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए दूसरा नियम है हमारा निश्चरता का नियम, यानी कि इनवेरियंस का लॉ, इनवेरियंस लॉ ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए निश्चरता का नियम में क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वस्तु की और प्रक्षण की चाल जो भी हो। यानी कि मैं इसे सरल सिंपल भाषा में कह सकती हूँ कि किसी भी कण पर विद्युत आवेश का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी कण पर आवेश का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि मेरा आवेश अगर कैसे भी गति कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, आवेश जो है वो उतना का उतना ही रहेगा, आवेश बढ़ेगा या घटेगा नहीं। ठीक है, यानी कि विराम अवस्था में जो आवेश है वही मेरा गतिमान अवस्था में आवेश होगा। क्यों? विरामावस्था में जो आवेश है वही आवेश मेरा गतिमान अवस्था में होगा, गतिमान अवस्था में होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया, आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप आराम से मन से लिख पाओगे। ठीक है, तो विरामावस्था में जो आवेश होता है वही गतिमान अवस्था में आवेश होता है। देखिए अगर आवेश मेरे पास यूं ही पड़े हैं तो भी वह आवेश का मान, और अगर आवेश मेरे पास इधर उधर फ्लो कर रहे हैं तो भी आवेश जो है वो मेरा वैसा का वैसा ही रहेगा, संख्या उसकी उतनी ही होगी, वो बढ़ेगा या घटेगा नहीं। ठीक है, थर्ड जो लॉ है वो है मेरे पास आवेश संरक्षण का नियम, विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। तो देखिए विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम यह है कि मेरे पास आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आवेशों में हम कोई भी प्रोसेस करवा दें। यानी कि परिभाषा है, सीधी सी लिख लीजिए कि किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है तथा यह किसी भी प्रक्रिया या अनुक्रिया यानी कि प्रोसेस या इंटरेक्शन के संपन्न होने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगी आवेशों का क्वांटीकरण, और इसके साथ ही काफ़ी सारे और टॉपिक्स भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। एंड कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। जो भी आपकी क्वारी हो प्लीज़ शेयर कीजिए, एंड चैनल मेरा नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके लिए एक नया जो है नियम आने वाला है, कूलाम का नियम। सो ये जो है एक टाइप से कहें तो फिजिक्स की 12 फिजिक्स का हमारा पहला लॉ होगा जिसे हमें पढ़ना है, कूलाम का नियम। एंड इसके साथ ही मैं बताऊंगी आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक और इससे संबंधित कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो तब तक के लिए इस वीडियो को कवर कीजिए, अच्छे से पढ़िए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, महामारी के समय में घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।